Hello. Good evening to all. I am audible. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ऑलमोस्ट 15 लोग ज्वाइन हैं। तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि एक फाइल के अंदर से हम डेटा को कैसे रीड करेंगे और राइट करेंगे। ठीक है। दो चीज बताना आपको छूट गया था कल। एक था हमारा एफ सी फंक्शन और एक टेल। ठीक है। तो एफ सी का और टेल ये दो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको भी देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। एफ टेल ये बताता है कि फाइल पॉइंटर मतलब फाइल है कहाँ पे। और एफ सिक्स से हम लोकेशन को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं पहले। अभी स्क्रीन विजुअल है सबको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So the seek method sets the current file position in a file stream. The seek method also return the new position. Where offset is required, offset is the number of representing the position to set the current file stream. तो जैसे अगर हमने फाइल डॉट सीक किया और किसी भी फाइल को अगर हमने रीड नहीं किया है तो उसका करंट जो पोजीशन होगा वो क्या बताएगा, जीरो। ठीक है। और एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक फाइल ओपन करते हैं, सपोज एफ इक्वल टू ओपन। आई थिंक इसमें एक फाइल बनी है, इन्फो डॉट टी एक्स टी। हम रीड मोड में हमने इसको ओपन किया। फिर यहाँ पे लिखा एक्स इक्वल टू एफ डॉट रीड और फिर प्रिंट किया एक्स। पहले इसमें देखते हैं है क्या चीज़। ओह, नो सच फाइल्स आर एग्जिस्ट। तो कुछ और फाइल का नाम रख लेते हैं। तो ये एक फाइल एग्जिस्ट कर रही है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, हमने प्रिंट किया, प्रिंट एफ डॉट सीक में कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लोकेशन ऑफ कर्सर। ठीक है। देखो इसको रन किया तो सपोज यहाँ पे हमने जीरो दे दिया। तो ये यहाँ पे अभी रिटर्न क्या कर रहा है, जीरो पोजीशन पे। ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे कर्सर को, एक मिनट, ऐसे ये है एफ डॉट रीड किया फिर सीक हमने कर दिया। ठीक है। तो इससे हम लोकेशन जैसे जीरो से किया है, अब सपोज हमने यहाँ पे कर दिया 10। तो ये क्या करेगा, अब जो फाइल को रीड करेगा वो शुरू के 10 कैरेक्टर को छोड़ के रीड करेगा। ये देखो 10 कैरेक्टर यहाँ पे हमने दे दिया तो ये 10 कैरेक्टर आगे मूव कर जाएगा। ठीक है। इससे पहले वाला आउटपुट, ये लाइन थोड़ा सा अभी कमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पे आप देखो, इसको रन किया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और ऊपर वाले में अभी आप देखो ये 10 कैरेक्टर्स छोड़ के रीड किया है। तो यानी कि अगर हम दोबारा इसको हाईलाइट कर दें
तो ये 10 कैरेक्टर्स आगे से फाइल को रीड करना शुरू करेगा। तो कभी कभी ज़रूरत होती है, मान लो सपोज हम चाहते हैं कि फाइल को 10 कैरेक्टर या 20 कैरेक्टर्स आगे से रीड करे, तो आप पहले उसके पहले आप रीड करने से पहले यहाँ पे एफ डॉट सीक लगा दीजिए। सीक एक फंक्शन है जो आपको कर्सर के पोजीशन को मूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा सीक और हमने दे दिया 20। तो अब ये फाइल को रीड करेगा 20 कैरेक्टर आगे से। ठीक है, तो ये देखो पूरा छोड़ दिया। यहाँ पे रॉनिक मशीन यहाँ से ही रीड करना शुरू किया है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया 10। तो इसका क्या मतलब हुआ, 20 कैरेक्टर छोड़ के रीड करेगा और सिर्फ 10 कैरेक्टर ही रीड करेगा। तो आपका बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं अभी ये पॉइंट? हेलो? यस सर। ठीक है, कुछ करना नहीं है। जैसे अभी क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फाइल को रीड करते हैं तो वो क्या करता है, अभी जैसे इसको हम ये हटा दें। अभी देखो आप लोग, अगर मैं इस फाइल को रीड करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, जीरो से स्टार्ट करता है। जीरो मतलब जीरो लोकेशन से स्टार्ट करेगा, एंड तक फाइल को रीड करेगा। हम चाहते हैं कि ये जीरो लोकेशन से ना स्टार्ट करे, कुछ आगे से रीड करना शुरू करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन लगाना पड़ेगा एफ डॉट सीक, और इसमें आप जितने कैरेक्टर्स उसको मूव करके देना चाहते हो, जैसे हमने 20 कैरेक्टर मूव करके दे दिया, तो अब ये 20 कैरेक्टर आगे से रीड करना शुरू करेगा। अब इसमें भी हमने कंडीशन का लगा दिया कि सिर्फ 10 कैरेक्टर तक ही रीड करे। तो ये 20 कैरेक्टर के बाद सिर्फ 10 कैरेक्टर ही रीड करेगा। ठीक है, अब अब अगर हम यहाँ पे देखें कि अब हमारे फाइल में कर्सर की पोजीशन कहाँ है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंट एफ डॉट टेल, टेल से हमें पता चल जाता है कि कर्सर की पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये देखो शुरू के तो 20 कैरेक्टर छोड़ दिया, फिर उसके बाद 10 कैरेक्टर रीड किया, तो यानी कि एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचा है। जिस तो आप देखो ये इस समय कर्सर की पोजीशन कहाँ पे है, 30 कैरेक्टर पे है। ठीक है, 38 कैरेक्टर पे है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर ये टेल फंक्शन क्या करता है? टेल फंक्शन बताता है कर्सर कहाँ पे है। हेलो? यस सर। ठीक है, अभी जैसे सपोज करो हम यहाँ से इसके बाद पूरी फाइल को रीड करते हैं। ठीक है ना, तो ये लाइन को थोड़ा सा हम नीचे प्रिंट करते हैं। यहाँ पे एक एस्ट्रिक प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमें प्रिंट करेगा लास्ट, यानी कि अब अगर हमने एफ डॉट रीड लिखा है तो हमने क्या किया, पूरी फाइल को रीड कर लिया। तो अब जो कर्सर का पोजीशन होगा वो इसमें जितने टोटल कैरेक्टर्स होंगे सबसे लास्ट कैरेक्टर बताएगा। ठीक है, अब देखो इसको हमने रन किया तो यहाँ पे बता रहा है 149 कैरेक्टर, यानी कि अब आपका कर्सर कहाँ पे है, 149 पोजीशन पे है। समझ में आया? जी सर। ठीक है, आप आ, अगर जैसे मान लो हम एफ सीक नहीं देते हैं, उससे पहले अगर हम एफ टेल लगाएं तो ये जीरो पोजीशन पे बताएगा। अभी देखो यहाँ पे हमने इसको अब रन किया तो देखो ऊपर ये बंद कर दें थोड़ा। अब देखो यहाँ पे पहले जीरो आ रहा है, लास्ट में 149, यानी कि जब ये रीड नहीं किया था तो कर्सर हमारा जीरो पोजीशन पे था, और जब ये रीड कर लिया तो कर्सर 149 पोजीशन पे हो गया। इट इज क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एफ सिक और एफ टेल ये दो फंक्शन होते हैं। एफ सिक एफ टेल तो नहीं बोलते हैं इनको, सिक एंड टेल बोलते हैं। सिक से हमें क्या होता है,
कि हम कर्सर के पोजीशन को मूव कर सकते हैं, और टेल से हमें करंट पोजीशन पता चल जाएगा कि अभी भी कर्सर कहाँ पे है। सपोज आप शुरू के 10 कैरेक्टर्स को छोड़ के रीड करना चाहते हो, और आपका कर्सर जो है वो उस टाइम पे आपका कर्सर सपोज करो 38 पोजीशन पे है, तो आप अगर 10 लिखोगे तो वो क्या करेगा, 38 पोजीशन से 10 छोड़ देगा, तो जो आप आउटपुट चाहोगे वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले हम एफटेल से पता कर लें कि कर्सर का पोजीशन अभी कहाँ है। अगर जीरो आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो डेट मीन्स अभी हमारी फाइल स्टार्टिंग पॉइंट से है। देखो कर्सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। बिना कर्सर के ना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ना कंपाइल होगा, ना हम कुछ कंप्यूटर में लिख सकते हैं। एक्चुअली लाइन बाय लाइन हम लोग जो कहते हैं ना एग्जीक्यूट करता है, वो बेसिकली करता क्या है, वो कर्सर को ही उस लाइन पे ले जाके उसको हाईलाइट करता है। ठीक है, तो जब तक कर्सर का मूवमेंट नहीं होगा, जैसे हम सब लोगों ने लूप पता है, हम लोगों को इफ कंडीशन पता है, ये सब बेसिकली होते क्या है, आप लोग एक वर्ड भी सुने होंगे कि लूप और इफ को, इन सबको जनरली हम लोग बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्यों बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर? क्योंकि ये प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। जनरल अगर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है, टॉप से बॉटम तक हमारा वन बाय वन सारी लाइनें चेक होती हैं। बट अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई कि नहीं, बीच के कुछ लाइन को स्किप करके कर्सर चलना शुरू हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्लॉक रन हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो अगली ब्लॉक रन हो। इफ ऐसा नहीं है कि इफ कोई चीज आपको ये कहीं से स्पेशल उसको किया गया है। इफ का बस काम है कर्सर को कंट्रोल करना। कर्सर का जो बाय डिफॉल्ट अगर आप प्रोग्राम को रन करोगे बिना इफ या फॉर लूप के, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे तक सभी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। बट कभी कभी हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हम नहीं चाहते हैं कि सारी लाइनें एग्जीक्यूट हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इफ कंडीशन यूज करते हैं। अब तो इफ बेसिकली क्या करता है, कर्सर को कंट्रोल करता है। जैसे एक होता है कि आपने एक नंबर इनपुट किया, चेक किया कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अब आप एक प्रोग्राम ऐसे ही लिख दो, नम परसेंट टू इक्वल टू जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो इवन प्रिंट करे, और नंबर अगर जीरो नहीं आता है तो ऑड करे। तो आप बिना इफ के लिखोगे तो क्या करेगा, वो दोनों प्रिंट करेगा, क्योंकि कर्सर को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए ही इफ होता है। हमने इफ लगा दिया, अब कर्सर इफ के अकॉर्डिंग मूव करेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है ना। सर कर्सर कर्सर भी नहीं मूव कर रहा है आपका।
आकाश तुम होस्ट हो क्या? वो शायद सर की स्क्रीन में नीचे आकाश ही होगा, तो शायद वो होस्ट बन गया होगा। सर हैंग कर गए। हाँ। मेरा सिस्टम हैंग कर गया था यार, खुल ही नहीं रहा था। अरे क्लास कौन लेगा यार आप? सर का नेटवर्क ठीक होगा तो आ जाएंगे अभी। आकाश क्लास ले लो। मार खिलाएगा क्या सर? हेलो हिमांशु, ऐड हो गए ना तुम? हिमांशु। हाँ भाई हाँ। ठीक, डन। आकाश तुम सर के असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाते? अभी होस्ट हम ही है। इसीलिए तो। अभी मीटिंग में हिमांशु को लिए जल्दी। ऐसा ऐसा तो नहीं कि भाई सर को रोक के रखे हो, एंट्री नहीं दे रहे हो? नहीं यार, सर नहीं आया अभी।
हाँ, हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. यस यस सर। सर। चलिए, कुछ दिक्कत आ गई थी, सिस्टम अचानक रिस्टार्ट हो गया है ना। ठीक है, आई थिंक सभी लोग ज्वाइन ही है, ठीक है ना? 19 लोग हैं सर। हाँ ठीक है, बाकी एक ग्रुप में मैसेज डाल दे रहे हैं। जो लोग ज्वाइन है वो ना दोबारा ज्वाइन करें। तो हम लोग स्टार्ट किए थे सीक और टेल, दो फंक्शन अभी देखा था, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम, स्क्रीन विजुअल हो रहा है सबको? Yes, sir, भेज जी दो। सर। यस सर। ठीक। तो हमने सीक और टेल ये दोनों बता दिया, ठीक है। अब इसमें अब आता है, कंसेप्ट आता है मॉड्यूल का, ठीक है। तो पाइथन के अंदर मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था एक दिन, शायद आई थिंक याद है मुझे, एक क्लास में हमने बताया था मॉड्यूल क्या है। पाइथन के अंदर जो भी हम फाइल बनाते हैं, ऑल फाइल इज ए मॉड्यूल, ठीक है। आप जब रन करने का ऑप्शन पे आप जब क्लिक करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन भी आता है रन मॉड्यूल, ओके। तो पाइथन में कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल होते हैं, जैसे एक ओएस मॉड्यूल है, ठीक है। डेट एंड टाइम मॉड्यूल है, ठीक है। आपने एरे यूज किया था, वो भी एक मॉड्यूल ही है, ठीक है। तो ऐसे ही पाइथन में बहुत से मॉड्यूल डिफाइन होते हैं, जिनको हम एक तरह से लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे पंडाज है, वो भी एक मॉड्यूल है हमारा। मैट प्लॉट लीव है, वो भी मॉड्यूल है। तो इसी तरह से यहाँ पे ओएस मॉड्यूल है। तो अगर हमें सपोज छोटा मोटा कोई काम करना है, फाइल का नाम रीनेम करना है, चेंज करना है प्रोग्राम के थ्रू, तो हम उसके लिए ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। द ओएस मॉड्यूल पर्सन लाइक, हम कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो पहला कीवर्ड क्या लिखते हैं? इंपोर्ट। आप सबने एरे पढ़ा होगा तो वहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट किया होगा, किया है ना सबने? जी सर। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मॉड्यूल कुछ प्री डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट किया, और फाइल को रीनेम करने का कमांड होता है डॉस कमांड प्रॉम्प्ट पे cmd रीनेम, फिर करंट फाइल नेम और न्यू फाइल नेम। तो जैसे हमने एक फाइल यहाँ पे रीनेम कर रहे हैं, os डॉट रीनेम फाइल 2 डॉट टी एक्स टी, फाइल 3 डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज हमने ये एक रीनेम हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ये भी देख लें। जैसे इसमें पहले कोई फाइल देखते हैं, टेक्स्ट फाइल। और जैसे सपोज यहाँ पे ये फाइलें बनी हुई हैं, डेटा इन्फो 1, इन्फो 2। तो ये इन्फो 1 एक फाइल है, ठीक है। उसके अंदर ये मैसेज लिखा है, तो हमें प्रोग्राम के थ्रू फाइल का नाम चेंज करना है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यू फाइल किए, एडिट पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम फाइल का नाम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं info1, ये हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है, और दूसरी एक फाइल हम यहाँ पे उसका नाम देना चाह रहे हैं। हम सपोज इसका नाम देना चाह रहे हैं python1, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या एरर है, इनवैलिड कैरेक्टर इन आइडेंटिफायर, ओह सॉरी, कुछ स्पेस ले लिया। import OS, ये रन कर गया, ठीक है। वो एक्चुअली वहाँ पे वो इस स्पेस ले लिया है इस वजह से। फिर उसके बाद हमें रीनेम करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे os डॉट रीनेम, और हमें फाइल को रीनेम करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे info1 डॉट txt, कॉमा, और रीनेम करना है हमें, पाइथन नाम रखना है फाइल का, तो हमने लिख दिया python1 डॉट txt। अब इसको रन करते हैं, तो रीनेम हो गया, ठीक है। अब अगर हम फाइल में ओपन करें तो एक python1 नाम से फाइल बन गई होगी टेक्स्ट फाइल में। ये देखो आप यहाँ पे जो सेलेक्ट किया है python1, ठीक है। और एक काम करते हैं, सर अब अगर, हाँ, सर ये रीनेम फंक्शन है कि क्लास? फंक्शन है। एंड सर जब क्लास लगता है तो क्या होता है उसमें? ये ओएस का फंक्शन है। ओएस मॉड्यूल का ये रीनेम फंक्शन है। हाँ, जब भी डॉट लगाते हैं तो समझ लो कि ये इस क्लास का है, ठीक है ना। किस क्लास का है, ओएस क्लास का है, जिसके पहले भी डॉट लगा होगा। जैसे हम लोग यूज करते थे लेन फंक्शन, लेन इज ए इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंट यूज करते हैं, इट इज ए इंडिपेंडेंट फंक्शन। बट जैसे ही हम कुछ इस तरह से यूज करते थे, स्ट्रिंग का फंक्शन यूज किए थे str1 डॉट लोअर, दैट मीन्स द लोअर फंक्शन इज ए क्लास ऑफ स्ट्रिंग, ओके। ओके सर। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि इसमें दो तरह के फंक्शन होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर ये फ्री फंक्शन होता, इंडिपेंडेंट फंक्शन होता, तो फिर हमें इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आया? जी सर। तो ऐसे ही इसमें छोटे से फंक्शन है। फाइल को डिलीट करना है तो रिमूव है, रिमूव से आपका फाइल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है तो osmkdir करेंगे तो आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी। फिर chdir से कोई डायरेक्टरी चेंज करनी है तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं चेंजिंग द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसके अलावा हमें अगर ये पता करना है कि करंट हम किस वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम os डॉट गेट cwd कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे करंट पता करना चाहते हैं कि हम किस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट os डॉट गेट cwd, तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी रिटर्न कर देगा। ओहो, डी की जगह पे एस हो गया है ना। तो ये बता रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं पाइथन 3.8 के अंदर है, ये पूरा उसका लोकेशन दे दिया।
समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो ये छोटा सा है, आप लोग इसको रन करके देख लेना, इजली है। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ मॉड्यूल। ओके, हम लोगों का लिंक तो अभी ब्रेक नहीं हुआ है ना? सर एक बार हो गया, अब दोबारा हो गया ना चालू। अब तो दोबारा मैंने ज्वाइन किया है दोबारा। ठीक है, ये 3 लोग इसमें पड़े हुए हैं। यार पता नहीं चलता है किसी का। तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल क्या होता है, कोई बताएगा? आप तो काफी सुन चुके हैं मॉड्यूल के बारे में। सर एक बनी बनाई लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है? एक तरह से आपका एक बहुत बड़ी कह सकते हैं एक फाइल होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, और हमें जब भी उन फंक्शन को यूज करना है तो उस मॉड्यूल को या लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट कर लें, यही तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी कुछ मॉड्यूल्स देखे हैं, जैसे अभी हमने ओएस मॉड्यूल देखा है, ये एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। फिर इसके अलावा हमने एक मॉड्यूल और देखा है ओएस के अलावा, एरे, जो आप लोग पढ़े हो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हमें सिस्टम डिफाइंड मॉड्यूल बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल कैसे बनता है, कैसे यूज करते हैं, मैं पहले उसकी स्लाइड ओपन कर लेते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल्स इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोग मॉड्यूल जो बनाते हैं वो इंपोर्ट स्टेटमेंट से बनाते हैं। ठीक है, अब मॉड्यूल होता क्या है? पाइथन मॉड्यूल कैन बी डिफाइंड एज ए पाइथन प्रोग्राम फाइल विच कंटेन ए पाइथन कोड इंक्लूडिंग पाइथन फंक्शन क्लास और वेरिएबल। In other words, we can say that our Python code file saved with the extension .py is treated as the module. We may have a runnable code inside the Python module. Module in Python provide us the flexibility to organize the code in a logical way. They use the functionality of one module into another module. We must have to import the specific मॉड्यूल। तो जब भी हमें एक मॉड्यूल को दूसरे किसी मॉड्यूल में यूज करना होता है तो हमें उसको यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना होता है। दूसरी चीज, मॉड्यूल के अंदर हम कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फंक्शन ही हो, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। ओके, तो कैसे मॉड्यूल बनाएंगे, कैसे उसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सपोज हम एक नई फाइल ओपन कर रहे हैं अब, और यहाँ पे हमने एक फाइल बनाया डेफ msg नाम का एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हमने एक मैसेज लिख दिया प्रिंट हेलो। ओके, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया इस फाइल को, और हमने इसको सेव कर दिया msg1 नाम से। ठीक है, तो msg1 क्या है? msg1 इज द मॉड्यूल नेम एंड msg इज द मेथड ऑफ दिस मॉड्यूल और फंक्शन ऑफ दिस मॉड्यूल। दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। msg जो हमने ये लिखा है, दिस इज द फंक्शन। ओके, एंड जो ऊपर फाइल का नाम दिया है msg1, दिस इज द मॉड्यूल नेम। ओके, क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है ना? जी सर, क्लियर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को यहाँ पे हमें नहीं रन करना चाहते हैं। सपोज हमने एक नई फाइल बनाई, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा, इस फाइल के अंदर हम उसको यूज करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे बाकी मैसेज हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट हाउ आर यू, ये मैसेज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हम चाहते हैं अब हेलो उस प्रोग्राम से प्रिंट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इस फंक्शन को रन करने के लिए पहले हमें इस फाइल को, मॉड्यूल की जगह पे हम फाइल वर्ड यूज कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को इंपोर्ट करना होगा।
तो इंपोर्ट तो आप लोग एरे में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कीवर्ड इंपोर्ट और फिर जिसको इंपोर्ट करना है उस फाइल का नाम। ठीक है, तो हमने इस फाइल का नाम दिया था msg1। ओके, और फिर इसका एक डुप्लीकेट नेम क्रिएट करेंगे, या आप कह सकते हो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एक रेफरेंस होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज एम, मतलब इस नाम को हमने रिफर कर दिया एक स्मॉल नाम से एम। अब हम लिखेंगे एम डॉट msg, क्योंकि msg जो फंक्शन है वो किस मॉड्यूल में है, msg1 के अंदर है और इसका रेफरेंस m में आ गया। तो हमने यहाँ पे लिखा m डॉट msg, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, और ये चूंकि फंक्शन इस क्लास का है ऐसे समझ लो, तो इस क्लास के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमने लिखा है m डॉट msg। ओके, क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है, अब इसको Yes, रन sir. करते हैं हम। यहाँ पे इसका कोई भी नाम दे दो आप, md। सिस्टम में बहुत सी फाइलें बनी है, लेकिन डिलीट करना है इन सबको। तो ये देखो हेलो, हमने इस वाली फाइल में कहीं नहीं लिखा था, ये उठाया कहाँ से है, दूसरी फाइल से। ठीक है, अब ऐसा लग रहा होगा कि फाइल खुली है इस वजह से, तो इस फाइल को हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास ये फाइल खुली है, MSG के अंदर क्या लिखा है वो आपका ये रन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हमारा रन हो गया, हेलो हमने इसमें लिखा है। ठीक है, अभी कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। ठीक है, अब एक थोड़ा दूसरे तरीके से इसको करते हैं, ऐसे थोड़ा और टिपिकल टाइप का थोड़ा बनाते हैं। फाइल में गए, न्यू, यहाँ पे हमने लिखा डेफ msg1, एक फंक्शन बनाया msg1, इसके अंदर लिखा प्रिंट हेलो। उसके बाद नेक्स्ट एक फंक्शन और बनाया डेफ msg2, सॉरी कोलन नहीं लगाया, प्रिंट पाइथन और एक फंक्शन और बनाया डेफ msg3। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा प्रिंट ऑनलाइन कोर्स। ओके, ये हमने और तीन फंक्शन इसके अंदर बना दिया, और इस फाइल का नाम हमने रखा msg। ठीक है, कैपिटल में रखा है, msg जीरो कर दे रहे हैं, बना हुआ है msg जीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, इस फाइल का नाम हमने msg जीरो रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम गए, हमने यहाँ पे एक दूसरी फाइल ली और यहाँ पे लिखा import msg जीरो h m। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल बता दें, जनरली हम लोग जो मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं वैसे उसी का फर्स्ट नेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे हम लोग जब पंडाज इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे पीडी लिखते हैं। ठीक है, जैसे पता चल जाता है पीडी जो ऑब्जेक्ट है पंडाज का है। वैसे ही अगर हम लोग नम पाई यूज करते हैं तो यहाँ पे एनपी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप लोगों ने एरे यूज किया होगा, आई थिंक एरे यूज किया होगा, तो यहाँ पे ए आर लिखा होगा, याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो जनरली ये लिखा जाता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है, आप जो नाम एज के बाद देना चाहते हो दे सकते हो। ये लिखने से ये पता चलता है कि वो, क्योंकि
यहाँ पे तो हम सिंगल मॉड्यूल जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आप कोई प्रोग्राम करोगे तो आप 10 तरह की लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे तो फिर सबको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उसका फर्स्ट नेम ही यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा एम डॉट, पहला जो फंक्शन बनाया था msg1, एंड दूसरा जो फंक्शन था एम डॉट msg। अब इसको रन करते हैं। इस फाइल का नाम कुछ भी आप रख सकते हो, ये भी एक मॉड्यूल ही है। तो इस फाइल का नाम हमने ml1 बना है 2 रख दिया। तो देखो हेलो और पाइथन प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ से कुछ समझ में आया? जी सर, क्या हम खुद मॉड्यूल मतलब बना भी सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं हमको सर? हाँ, खुद बना के इंपोर्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल में कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक ही फंक्शन हो। मॉड्यूल कैन कंटेन इन लिस्ट ऑफ ए फंक्शन। ओके, ओके सर। जैसे हमने 3 फंक्शन बनाया, बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि सपोज आपने मॉड्यूल में 200 400 फंक्शन बना के रखा है और आपने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि जब आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो तो उसके अंदर जितने फंक्शन होते हैं वो सभी मेमोरी में अपलोड हो जाते हैं। वो सभी रेडी रहते हैं फॉर यूजर्स यूज, ठीक है। यूजर्स उनको यूज कर सकता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मेमोरी पे थोड़ा सा बर्डन पड़ेगा। अब मान लो इसी में हमने 3 फंक्शन बनाया और 2 को यूज किया, एक को यूज नहीं किया, बट वो भी मेमोरी में अवेलेबल है। इट इज क्लियर? तो यस सर। अब ये भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि हमें सारे 200 300 फंक्शन में से तो सभी के नाम याद नहीं होंगे, बट ऐसा होता है कि हमें जिस फंक्शन को यूज करना है वो नाम तो जरूर हमें याद होगा, क्योंकि अगर हमें नाम वो याद नहीं होगा तो हम क्यों उसको यूज करेंगे। तो यानी कि हमको उसका काम और नाम दोनों याद होगा तभी हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। आ, सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, कर लिया, ज्वाइन कर लिया उसको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड होता है फ्रॉम यूज करके, फ्रॉम इंपोर्ट एरे करके, ठीक है। आप लोगों ने शायद उसमें यूज किया होगा, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे ये बेनिफिट होता है कि हमें जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है हम सिर्फ उसी फंक्शन को उस मॉड्यूल के अंदर से इंपोर्ट करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ हमारे पास नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे एक इंटरनेट का ही एक एग्जांपल ले लो कि कभी इंटरनेट आदमी को फ्री मिल जाता है तो वो क्या करता है, जो चीज़ ज़रूरत होता है वो भी, जो नहीं ज़रूरत है वो भी, सब डाउनलोड कर लो। तो उससे क्या होता है, आपके सिस्टम में स्पेसेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हमें जिसकी ज़रूरत है या नहीं है, हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, सब आ गया, मतलब फ्री आ गए सब। तो हमें जिसकी ज़रूरत हो हम उसी को इंपोर्ट करें। तो
हाँ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हुआ था उसी से टाइम काउंट किया था, और ये कनेक्शन ब्रेक कर गया है 50 मिनट्स बाद। बीच में जो ब्रेक हुआ था उसको इसने काउंट नहीं किया है। हेलो। जी सर। हम्म। तो हम लोग बता रहे थे मॉड्यूल के बारे में कि अगर एक मॉड्यूल के अंदर आपका सपोज करो 200 300 फंक्शन है, तो अगर आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे तो उस मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शन होंगे वो सभी मेमोरी में अवेलेबल हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी ज़्यादा यूज होगी, ठीक है। तो इसके लिए इसमें एक मेथड और दिया है, फ्रॉम मेथड करके इंपोर्ट करने का। इस मेथड में ये क्या कहता है कि आपको जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करो और उसके अंदर जो फंक्शन चाहिए सिर्फ उसी फंक्शन को लिखो, बाकी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए ये दो तरीके का मेथड है यहाँ पे। आप लोग देखो, स्क्रीन में शेयर कर दूं, 1 मिनट। तो ये दो मेथड दिया है इंपोर्ट करने का मॉड्यूल तरीका। एक तो है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और दूसरा है फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट से हम कैसे करेंगे इंपोर्ट, ये वाला भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? जी सर। यस सर। किसी स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है। तो ये वाले प्रोग्राम में देखो, यहाँ पे सभी मॉड्यूल उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन है सभी यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे। अगर मैं लिखूंगा m.msg3, तो ये तीसरा वाला भी रन करेगा। मतलब जब हमने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किए कर दिया तो इस मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शन है वो सभी एक्टिव हैं। तो अगर मैं इसी प्रोग्राम में अगर मैं दूसरा मेथड यूज करूं फ्रॉम इंपोर्ट करने का, तो उससे क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। जैसे इसमें लिखेंगे हम फ्रॉम msg0 फ्रॉम, उसके बाद मॉड्यूल नेम, किस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, और उसके बाद इंपोर्ट msg0 को हमने इंपोर्ट किया, और इसके अंदर का हमें कौन सा फंक्शन चाहिए, msg1, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे m डॉट भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे msg1 और ये फंक्शन रन कर जाएगा। अब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हेलो, ठीक है। बट अगर दूसरे फंक्शन को हम रन करेंगे, जैसे सपोज अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे msg2, तो इट विल बी नॉट रन बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट कॉल। तो पहले देखो, पहला रन कर गया, दूसरे के लिए मैसेज आ गया msg2 इज नॉट डिफाइंड। इतना क्लियर हुआ है? यस सर। हेलो। अभी हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ, हमने ये बताया कि एक मॉड्यूल बनाया हमने, और उस मॉड्यूल के अंदर हमने सपोज अभी जो रखा है 3 फंक्शन रखा है। बाय डिफॉल्ट हमने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, तो उसके अंदर जितने फंक्शन है वो सभी हमें मेमोरी में अवेलेबल मिलेंगे। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट msg1 करेंगे, डॉट msg2 msg3 सभी फंक्शन रन हो जाएंगे। अब हमने बताया कि नहीं, उसके अंदर 3 फंक्शन है, बट हमें एक ही फंक्शन को ऐड करना है, एक ही फंक्शन को कॉल करना है, सभी अपलोड ना हो। तो उसके लिए हमारा ये दूसरा मेथड है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम देन इंपोर्ट कीवर्ड, और जिस फंक्शन को आपको इंपोर्ट करना है उस फंक्शन का नाम। सपोज आप एक फंक्शन चाहते हो कि और इंपोर्ट हो जाए, तो आप उसके आगे msg2 लिख दो, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन रन करेंगे, बट तीसरा रन नहीं कर रहा। अगर तीसरे के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा msg3, तो ये इसके लिए एरर देगा। दो तो रन करेंगे, एक के लिए एरर दे देगा। ये देखो, दो रन कर गए बट एक के लिए एरर आ गया। तो आप चाहते हो ये भी रन हो जाए, तो फिर यहाँ पे आपको कॉमा करके लिखते चले जाइए जो जो मॉड्यूल आप चाहते हो रन हो, ठीक है। उसके अंदर के फंक्शन, सॉरी मॉड्यूल तो ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब तीनों रन हो जाएंगे, ठीक है। तीनों फंक्शन यहाँ पे बड़े इजिली रन कर जाएंगे, ठीक है। अब एक तरीका ये यहाँ पे देखो,
मान लो इस तरह से हमें 100 फंक्शन लिखने पड़ जाएं तो कॉमा कर करके हम तो लिखते ही रह जाएंगे। तो इसने एक तरीका भी दिया है कि अगर आप इस तरह के मेथड से यूज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उस मॉड्यूल के अंदर के सभी फंक्शन यूज हो, तो आप यहाँ पे एस्ट्रिक साइन लगा दो, तो सभी अपने आप ही आ जाएंगे। फिर आपको तो एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं। तो ये फिर सर उसी तरह हो गया प्रीवियस जो जाप था। हाँ बताओ। नहीं सर, ये पूछा था कि फिर ये पूरी मेमोरी यूज करेगा ना? हाँ, ये फिर वही हो गया ना, सिंपल इंपोर्ट वाला जो नहीं किया था पहले, इंपोर्ट एमएसजी। हाँ सर, वही हो गया दोबारा भी। हाँ हाँ। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अब बताते हैं पैकेज। मॉड्यूल समझ में आया कि नहीं, पहले आप सब लोग ये बताओ, फिर आगे हम पैकेज बताएं, क्योंकि पैकेज समझ में नहीं आएगा जब तक मॉड्यूल नहीं समझ में आएगा। या किसी क्लियर को है कोई सर। डाउट हो तो पूछ सकता है। एनीवन, कोई भी पूछ सकता है अगर किसी को भी डाउट हो, क्योंकि मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, ठीक है? ये आपको आगे जरूरत पड़ेगी। क्लियर है सबको? पैकेज बताएं अब। जी सर। यस सर। ठीक है। पैकेज क्या होता है? पैकेज सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मॉड्यूल क्या होता है? सेट ऑफ फंक्शन। ठीक है। एंड पैकेज क्या होता है? सेट ऑफ मॉड्यूल। इट इज क्लियर? जी सर। ठीक है। मतलब अब ऐसे समझो आप, मान लो आपके पास थोड़ा ध्यान से सुनना मेरा वर्ड। आपके पास सपोज करो 3 मॉड्यूल हैं, ए बी सी। 3 मॉड्यूल हैं, ठीक है? ए मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शन बने हैं A1 A2। बी मॉड्यूल के अंदर फंक्शन बने हैं B1 B2। सी मॉड्यूल के अंदर फंक्शन बने हैं C1 C2। ओके। Now we need a function A1 from A module, function B1 from B module, and functions C1 from C module. Then what we will we do? इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सर एक एक करके इंपोर्ट करना पड़ेगा तीनों मॉड्यूल को। हाँ, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? फर्स्ट वी इंपोर्ट मॉड्यूल ए, देन इंपोर्ट मॉड्यूल बी, देन इंपोर्ट मॉड्यूल C, सी। and then we according to module call the function a dot a1, no, a dot जी b1 सर। and c dot c1। तो अगर आप ये, तो एक बहुत छोटी सी हम लोगों का कंसेप्ट हो गया कि 3 मॉड्यूल हैं, 3 को हमने, सपोज करो इस तरह से आपके पास 50 या 100 मॉड्यूल्स हो, तो क्या करोगे आप? 100 मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करोगे? नो सर, फिर हम नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पैकेज एक बनाएंगे। पैकेज क्या करेगा? पैकेज क्या करता है? इन सभी मॉड्यूल्स को एक फोल्डर में स्टोर कर लेता है, और अब आप उस फोल्डर को ही इंपोर्ट करिए और सारे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। उस सारे मॉड्यूल के फंक्शन को आप एक्सेस कर लोगे। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। इसका मैं एक आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये है स्क्रीन विजुअल है ना सबको? यस सर। ये देखो एक एक यहाँ छोटे छोटे प्रोग्राम बने हैं। दिस आर द मॉड्यूल्स। ओके। से ऐड डॉट पाई, चेक डॉट पाई, इनिट, ये सब क्या है? मॉड्यूल है। क्लियर? ठीक है। और ये जो आपको दिखा रहा है, ये कलर, डिफरेंट कलर, ये हमारा क्या है? सब पैकेज है। जैसे एडमिन एक हमारा क्या है? एक मॉड्यूल है जिसके अंदर ये ऐड डॉट पाई है। ओके। स्टूडेंट है, ये डिफरेंट मॉड्यूल, जो मैं बोल रहा था कि 3 डिफरेंट मॉड्यूल हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे 3 ये डिफरेंट मॉड्यूल बने हैं। अब इन तीनों डिफरेंट मॉड्यूल को हमने एक सिंगल LMS में डाल दिया, लर्निंग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक पैकेज बन गया। यानी कि अब हम LMS के ही थ्रू डिटेल्स डॉट पाई वाई को भी एक्सेस कर सकते हैं, चेक डॉट पाई वाई को, और ऐड डॉट पाई वाई को। इट इज क्लियर? जी सर।
ठीक है। तो अब हम एक प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इससे पहले और देख लें इसमें कुछ बचा है। ठीक है, मल्टीपल भी बता दिया है, मेन भी बता दिया है। ठीक है, तो ये वाला कोडिंग आप लोग ध्यान से देखना, वैसे मैं रिपीट करूंगा 2 बार इसको बताऊंगा। ठीक है, पैकेज बता रहे हैं। पैकेज बहुत थोड़ा सा टिपिकल होता है। सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। फोल्डर का नाम आप वही नाम लिखोगे जो आप अपने मॉड्यूल का नाम लिखना चाहते हो। ठीक है, जो आप अपने पैकेज का नाम देना चाहते हो वही नाम फोल्डर का दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, न्यू फाइल किया और इसके अंदर ओपन, यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया और फोल्डर का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया MDL2। क्या लिखा है? MDL2। हाँ, कैपिटल में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। हमने एक फोल्डर बनाया, MDL2 लिख दिया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे फोल्डर तो हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे, और डेफ ऑल में लिखते हैं। डेफ ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने लिखा a, b और इसकी जो भी वैल्यू है उसको हमने रिटर्न कर लिया और यहाँ पे कर लिया रिटर्न a+b। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन और हमने बनाया डेफ सब्ट्रैक्शन नाम का, और इसमें भी हमने लिखा a, b और देन हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न a-b। ठीक है, अभी एक फाइल बनाया और इसको हमने सेव कर दिया, सेव एज। इसको सेव करेंगे MDL2 फाइल में। ठीक है, तो MDL2 फाइल में इसको सेव किया, इसका नाम रख दिया हमने M1। याद रखना आप लोग, M1 कैपिटल में है। ठीक है, तो MDL2 के अंदर एक फाइल बनाया जिसका नाम हमने रखा M1, सेव कर दिया। इस फाइल के अंदर 2 फंक्शन है। ठीक है, इसको आप एक बार रन कर लो ताकि अगर यहाँ कुछ एरर हो पता चल जाएगा। वैसे भी बाद में भी अगर एरर होगा तो बताएगा वो। ठीक है, अब इसी को हमने थोड़ा सा और चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने लिखा मल्टीप्लाई और यहाँ पे हमने लिखा एस्ट्रिक और देन यहाँ पे हमने लिखा डिवीजन। और क्योंकि हम थोड़ा सा चाहते हैं इंटीजर डिवीजन हो तो डबल स्लैश लगा दिया। ये पता है ना, डबल स्लैश और सिंगल स्लैश? जी सर। क्लियर है ना सबको? किसी का रिक्वेस्ट सर। तो नहीं है? तो ये हमने डबल स्लैश लगा दिया और इस फाइल को हमने सेव कर दिया, सेव एज M2। तो अभी हमने क्या वर्क किया एक बार डिफाइन कर दूं। एक फोल्डर बनाया MDL2 नाम से, उसके बाद उस फोल्डर के अंदर 2 फाइल बनाए, M1 और M2, और M1 के अंदर हमने 2 फंक्शन रखा और M2 के अंदर 2 फंक्शन रखा। इट इज क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। अब इस फोल्डर को हम कन्वर्ट करेंगे पैकेज में। तो पैकेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फाइल और बनानी पड़ेगी जिसमें हम इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने लिखा फ्रॉम M1 सॉरी M1 इंपोर्ट, और यहाँ पे हमने एस्ट्रिक साइन लगा दिया। M1 के अंदर जो भी है वो इंपोर्ट हो जाए। उसके बाद Ctrl+V, देन अगेन हमने यहाँ पे लिखा M2 और यहाँ पे क्या कर दिया, इंपोर्ट एस्ट्रिक। अब इस फाइल को जब सेव करेंगे, यही फाइल हमारा बेसिकली कन्वर्ट करेगा इसको किसमें, पैकेज में। तो इसको सेव करेंगे, या सेव एज किया, इसको भी उसी फोल्डर में सेव करेंगे MDL2 में। इसको सेव करने में ही सारा लॉजिक है। इसको जब भी आप सेव करेंगे तो फाइल का नाम लिखने के लिए डबल_, उसके बाद इनिट, इनिशियलाइजेशन होता है इनिट, देन डबल_, .py,
जिस फाइल में इंपोर्ट करेंगे उस फाइल का नाम आपको यही रखना है, याद रखिएगा। डबल अंडर स्कोर इनिट, देन डबल अंडर स्कोर डॉट पाई, सेव कर दिए, ठीक है। और इसको एक बार रन कर लेंगे ताकि इस कोड में कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे अभी तक कोई मिस्टेक नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ उस फोल्डर को, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये एक चीज अपने आप बन के आ गई, पाई कैश करके, दिख रहा है ना सबको। जी सर। अब इसमें हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऑल फाइल्स करेंगे तो 2 फाइलें अपने आप सिस्टम ने बना दिया। मतलब अब ये जो फोल्डर है MDL2, दिस फोल्डर इज ए लाइक ए पैकेज, ये एक पैकेज बन गया, ठीक है। और अब हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से अब टेस्ट करने के लिए एक नई फाइल खोलते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे import MDL2 HM, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट m डॉट एड, और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर दें 10,10। और दूसरा एक फंक्शन था हमारा, दूसरे मॉड्यूल का था, तो उसको भी हम यहाँ पे, जो मल्टीप्लाई वाला था, m डॉट डिवीजन वाला ही ले लेते हैं, डिव। और यहाँ पे आप चाहो तो सेम रख सकते हो या नंबर अलग कर दो, क्योंकि ये अलग फंक्शन है। अब इसको हम रन करते हैं, पहले सेव करेंगे, टेस्ट, ये भी उसी फोल्डर में सेव करिएगा। अब इसको रन करते हैं। क्या दे रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, अच्छा एक ब्रैकेट छूट गया है ना। तो देखो 20 आ गया, 20 हमारा M1 का था, और डिवीजन आ गया, ये हमारा M2 मॉड्यूल का था। ये क्लियर हुआ कि नहीं? सर क्लियर तो है, मेरे को चीज पूछनी थी। अभी रुक जाओ, कितने ठीक लोगों है को क्लियर हुआ? सर, मुझे क्लियर है सर। आपका क्वेश्चन वही है ना कि अगर दूसरे लोकेशन पे हो तो क्या करेंगे, ना सर यही ये है? ना। ये नहीं है, हाँ अच्छा, हाँ। बाकी किसी को अगर नहीं इतना समझ में आया तो बताओ, इसको मैं एक बार और रिपीट करूंगा अभी। हाँ बोलो, आप बोलो, बोलो, क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ। कौन सर? मैं ये पूछ रहा था ना हाँ सर, हाँ जैसे कि हमने MDL2 जो फोल्डर है, मतलब जो सब पैकेज है ना, आई थिंक हाँ हाँ। उसको इम्पोर्ट। MDL2 सब पैकेज नहीं है, MDL2 इज द मेन पैकेज। मेन पैकेज, ठीक है। M1 एंड M2 आर द सब पैकेज कह सकते हो। एंड सर फिर मॉड्यूल मॉड्यूल M1 तो यही हो गया ना, फोल्डर ही तो मॉड्यूल हो गया मेन। M1 M2 मॉड्यूल है, हाँ सब सर वो। मॉड्यूल कह सकते हो, और उसके अंदर जो फंक्शन बने हैं वो तो मेथड है, वो तो अलग ही है। क्या हाँ सर, पूछना मैं क्या है आपको? मैं यही पूछ रहा सर, जिसके M1 M2 मॉड्यूल है ना, हम्म। एंड उसके बाद आपने इन दोनों को एक फाइल में बनाई, डैश डैश करके इनिशियल नाम से, है ना? हाँ वो हाँ वो आई थिंक सब मॉड्यूल है, सॉरी सब हाँ। पैकेज। हाँ M1 M2 को सब पैकेज बोल सकते हो। अगर हमें इंडिविजुअल M1 के फंक्शन को यूज करना है तो उसको अकेले इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड सर मेरे को पूछना था, उसकी इनिशियलाइज आप बोल रहे थे डैश डैश करके, बीच में सर हम कुछ भी नाम चेंज कर सकते हैं ना, या हर बार इनिशियल डैश 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 डैश? नहीं, इनिशियल सिस्टम डिफाइंड है, वो वर्ड लिखने से ही वो पैकेज में कन्वर्ट करता है। अच्छा, मतलब हमें हर बार वो बनाने के लिए नए फोल्डर INIT ही लिखना पड़ेगा, हाँ। कोई भी नया मतलब फोल्डर ले लो, जैसे उसके अंदर एक MD। ही बनेगा ना सर? हाँ हाँ। ठीक है सर। क्योंकि जो आप 10 बनाओगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक ही फोल्डर के अंदर हम सभी मॉड्यूल्स को रखेंगे ना। ठीक है सर। अब
ये क्लियर है सबको? एक बार और रिपीट कर दें? यस सर। हाँ सर कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है? इस बार ये हटा दिया और बिल्कुल नया बना रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। तो फोल्डर चलो सेव करते समय भी बना लेंगे। यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाते हैं और यहाँ पे ऐसे सेम ही फंक्शन रख लेते हैं, जैसे डेफ ऐड ए कॉमा बी। ये छोटा सा फंक्शन है, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है? और एक हमने यहाँ पे रखा, इसको सब्ट्रैक्शन कर दिया, ये माइनस बी किया। इसको सेव करते हैं। सेव पे गए। सेव करने से पहले हमने एक मॉड्यूल बनाना है, तो हम ये यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं। तो अभी MDL2 किया था, इसको MDL3 कर देते हैं। और ये जो फाइल आएगी ये इसी में सेव करते हैं M1 नाम से। सेव हो गया। इसी फाइल को अगेन हम चेंज करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टी, सॉरी कैपिटल लिखा रहा है, मल्टी, और यहाँ पे लिखते हैं डिवीजन। और ये होता है एस्ट्रिक, और यहाँ पे लगा दिया, इस बार सिंगल लगा दिया। और इस फाइल को भी सेव करते हैं, सेव एज M2 करके। ठीक है, एक बार रन कर लें ताकि कोई एरर हो तो पता चल जाए। तो इन दोनों फाइलों में रन नहीं हुआ। अब देखो, पहले प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने किया इंपोर्ट M1 HM, और फिर हमने यहाँ पे लिखा M.add 10,10, क्योंकि प्रिंट के साथ लिखें तो हमें आउटपुट दिखेगा, क्योंकि वैल्यू रिटर्न हो रही है। और अब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट प्रिंट M.division 10,20, ठीक है? फाइल में गए, सेव एज, इसका नाम कुछ भी दे दो, MD1 करके दे दिया। अभी इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? सर ये डिवीजन वाला तो M2 में है ना, आई थिंक मॉड्यूल में। मैं पूछ रहा हूँ क्या आएगा। सर पहला तो रन हो जाएगा, सेकंड में आई थिंक एरर आएगा। हाँ, सेकंड में एरर आएगा। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग निकलेगा कि जो ये है ये तो M1 के अंदर है, बट ये M1 के अंदर नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए ये एरर आएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक तरीका और यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कर दें M2 और इसको कर दें N, या हाँ N कर देते हैं। कोई सेम नाम देंगे तो लास्ट वाला ओवरराइट कर देगा। तो इसको N कर लिया। अब हमें कोई डर नहीं है, अब आउटपुट बड़े आराम से आ जाएगा। आ भी गया, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से आपके कई मॉड्यूल्स बने हैं तो आप तो इंपोर्ट करते ही रह जाओगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पैकेज बनाते हैं, ठीक है? तो ये फाइल हमारे लिए जरूरी नहीं था, हमें आपको बताना था कि हम पैकेज क्यों बना रहे हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, एक तीसरी फाइल बनाएंगे, सेव एज। और तीसरी फाइल इसी में लिख लेते हैं पहले,
इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम, देखो वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो अलग अलग कर रहे थे वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। फ्रॉम M1 इंपोर्ट एस्ट्रिक, और उसी तरह से नेक्स्ट वाला भी कर लेंगे, फ्रॉम M2 इंपोर्ट एस्ट्रिक। सपोज आपको नहीं चाहते हैं कि सभी हो, तो आप यहाँ पे स्पेस दे के आप केवल पर्टिकुलर एक फंक्शन ही ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड कर दिया तो केवल ऐड वाला ही कॉल होगा, सब्ट्रैक्शन वाला कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी एस्ट्रिक ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इस फाइल को हम सेव करेंगे, यही फाइल हमें पैकेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सर ये सब पैकेज में कन्वर्ट करेगा ना? ये पैकेज बनाएगा, MDL3 को पैकेज बना देगा, क्योंकि इसके बाद बचा ही नहीं ना, फिर तो इंपोर्ट करने वाला रहेगा। नहीं सर, मुझे ना मतलब एक्चुअली डाउट ये था, जैसे कि M1 M2 तो मॉड्यूल हो गए, और आपने जो ग्राफ हाँ दिखाया था उसमें 3 थे, इसकी सबसे बड़ा पैकेज हो गया। मुझे लगा पैकेज जो वो है MDL3 जो फोल्डर का नाम है, एंड हाँ वो है M1, पैकेज, हाँ M1 MDL3 वो पैकेज है। हाँ, और M1 एंड M2 हो गए आपके मॉड्यूल। मेरे को ये पूछना था कि हाँ सब पैकेज कौन सा है इसमें से, यही है ना आई थिंक सर जो आप बना रहे हो? नहीं, सब पैकेज, सब पैकेज ये नहीं है, ये वो फाइल है जो इनको पैकेज में कन्वर्ट करेगा। सब पैकेज में आएगा कि बहुत से मॉड्यूल को मिला के फिर से एक नया बनाओ, बहुत से पैकेज को, वो बहुत बियॉन्ड हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे यही वाला चलता है कि जब हमें जितने भी 100 200 हैं, ठीक है। अब कभी कभी जरूरत पड़ती है कि 200, अब एक्चुअली उतना बड़ा हमें बनाना पड़ेगा मॉड्यूल, तभी उसका एक्चुअल यूज समझ में आएगा कि आप अलग अलग ही पैकेज बनाए हो, अब उन सब पैकेज को मिला के एक पैकेज बना दिए, ठीक है। ठीक है सर। सब पैकेज वर्ड भी कह सकते हो, या इसको जो मॉड्यूल है उसी को एक तरह से हम सब पैकेज यहाँ बोल रहे हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे अब हम इसको बनाएंगे, डबल अंडर स्कोर देन इनिट डबल अंडर स्कोर डॉट पाई, सेव कर दिया। एक बार इसको रन करते हैं, और अब हम एक फाइल आइडियली ओपन करते हैं, और इसमें हम लिखेंगे इंपोर्ट MDL3 एच एम एंड प्रिंट m डॉट एड 10,10 एंड प्रिंट m डॉट div। अब यहाँ पे देखो अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमने एक ही ऑब्जेक्ट लिया है, इसी से हम दोनों अलग अलग मॉड्यूल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ये इसीलिए पॉसिबल है कि दोनों मॉड्यूल को हमने क्या कर दिया, एक पैकेज के अंदर रख दिया है, ठीक है। अब MDL3 में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे test1, सेव कर दिया, रन करते हैं। तो देखो 20 और 1.0 ये रिजल्ट हमें मिल गया। समझ में आया कि नहीं, यस सर। क्लियर है सबको? सर अगर इसको पाइचार्म में रन करना हो तो भी बार बार उसको सेव करके रन करना पड़ेगा? मतलब पाई चार्ट में, मतलब नहीं समझा। सर जैसे एक बार मॉड्यूल पाइचार्म, तो बनाना पड़ेगा ना, तो मतलब उसको मतलब वैसे ही जैसे पाई उसमें चार्म सेव का कर अलग रहे हैं। सिंटेक्स होगा लिखने का ना। ओके सर। हेलो, हाँ उसका सिंटेक्स अलग होगा, ठीक है सर। ठीक है। अब कल बताएंगे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज़्यादा होगा, कल बताएंगे कि डिफरेंट लोकेशन पे, अगर मान लो अभी तो हमने क्या किया है, एक ही लोकेशन पे कर रहे हैं। मान लो जो हमने मॉड्यूल बनाया है वो कहीं और रखा है, और जो प्रोग्रामिंग फाइल है वो हमारी आइडियली में होगी ऑब्वियसली, तो फिर उसको कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक क्लियर, है जी सर। ठीक है। और थोड़ा सा एक डेट एंड टाइम प्री मॉड, कल मैं डे 16 का लेक्चर भी शुरू कर दूंगा, ऊप्स कंसेप्ट, ठीक है। तो ऊप्स कंसेप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कल
से शुरू हो जाएगी उसकी। कल के लेक्चर में उसकी थ्योरी ही है, तो वैसे भी थ्योरी ज़्यादा बड़ी है नहीं, 45 मिनट्स 40 मिनट्स में ख़त्म हो जाती है। तो कल हम लोग इसका रेस्ट ऑफ लेक्चर कर लेंगे और वो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है तो सर। मोस्ट प्रॉब्ली आपका ट्यूसडे तक कोर्स फिनिश हो जाएगा, और फिर आप थर्सडे या फ्राइडे जो भी वेनेसडे जो भी डेट डिसाइड कर लो, उस डे को आप लोग एग्ज़ाम दे के अपना जितना जल्दी फ्री होना चाहो हो सकते हो। क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है। और एक इंस्ट्रक्शंस और है आप लोगों के लिए, जो ऑनलाइन पोर्टल है, आई थिंक फरीद सर ने आपको बताया होगा, उस पे आप लोग अपने डेली के क्विज अटेम्प्ट करते रहिए, क्योंकि जब तक आप क्विज अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपका फाइनल असेसमेंट नहीं ओपन होगा, ठीक है। फाइनल असेसमेंट से पहले एक फीडबैक फॉर्म ओपन होता है, उसके बाद आप जब उसको भर लेते हो तब आपका फाइनल असेसमेंट। तो फीडबैक फॉर्म तो तब ओपन होगा जब आपने पर डे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। अगर आपने पर डे के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उसको करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 5 क्वेश्चंस हैं एक एक चैप्टर वाइज डे 1 के हिसाब से, क्योंकि फाइनल एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे जब तक आप पूरा क्विज अटेम्प्ट नहीं किए रहेंगे, आपका एग्जाम ओपन नहीं होगा। ठीक है सर। क्लियर है सबको? यस सर। समझ में आया? जी ठीक है। सर। तो आप लोग वो काम करना शुरू कर दीजिए। आई थिंक कोई अभी कर रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ किसी ने सर। किया है कि नहीं कोर्ट सर पे? मैं देखता हूँ, थ्योरी पढ़ हाँ रहा था थोड़ा देखो, सा। और उसमें वहाँ पे टेक्निकल टीम का नंबर होगा, तो आप उन्हीं को कॉल करोगे, उनसे बात कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम आएगी। अजय वर्मा सर मिलेंगे उस पे, ठीक है। ठीक है बात सर। समझ में आ गई ना सबको? अजय वर्मा सर से आप लोग वहाँ पे दिया होगा ना नीचे, तो आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। अब और किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, अदरवाइज क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल फिर हम लोग। ठीक है सर, बाय। थैंक यू बाय। सर। थैंक यू। हेलो सर। सर। हाँ बताओ। सर मुझे ये जानना है कि मान लीजिए कोई भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सा फंक्शन है उससे रिलेटेड, उस मॉड्यूल से रिलेटेड, ये यार वो कैसे पता? मॉड्यूल जाके पढ़ो ना, जो मॉड्यूल आप जानना चाहते हो उस पढ़ो, उसमें बहुत हजारों में फंक्शन पड़े हुए हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ो। तो उसके लिए मॉड्यूल के डॉक्यूमेंटेशन को प्रिंट करवाना पड़ेगा, हेल्प नहीं वो नहीं, जाता है? उतना कौन प्रिंट कराता है यार, गूगल पे पढ़ लो। अच्छा अच्छा। वो इतना उस तरह का नहीं होता है कि आप तो पूरा वो बना लोगे, स्टोर बन जाएगा। जनरली जो जरूरत होते हैं वही दो चार फंक्शन जो हमें जरूरत के होते हैं ना, समझ में आया, उन्हीं ये को सर, यूज करते हैं। कभी कभी पता नहीं चलता सर कि उससे उस मॉड्यूल से नहीं, जब रिलेटेड आप कौन सा। जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना तो आपको लगेगा कि ये हमें रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हमें जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे ये पंडाज का वो है, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे दिए हुए हैं फंक्शन, और वो सब सारा कुछ दिया हुआ, डॉक्यूमेंटेशन, कंट्रीब्यूशन, रिलीज नोट्स। अब इसको पढ़ोगे तो इसमें सब मिल जाएगा। अच्छा, पांडास लाइब्रेरी में जितने भी। हाँ,
ये देखो सारे फंक्शन सब कुछ मिलेगा, कितना पढ़ोगे। ओके सर। एक्चुअली क्या है कि लिमिटेशन नहीं है ना, हम्म इसीलिए तो वो बनाया गया है ना कि आप एटलीस्ट अगर आप बीसीए करते हो तो यू हैव ए नॉलेज ऑफ 2 और 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम्म, आप नहीं तो अगर एक क्राइटेरिया ना बनाया जाए तो आदमी तो कहेगा ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो सब पढ़ लो सही ना। बात, सही बात। तो इसीलिए वो बनाया गया है कि एक क्राइटेरिया एक रीजन हो आपका हम्म, कि आप हाँ, तो ऐसे कोई भी नहीं याद रखता यार, हमें खुद ही नहीं याद है। सही ये बात। है कि जो ज़्यादा यूज होते हैं वो याद रहते हैं। बहुत ठीक है। ज्यादा है सर, तो पाइथन हाँ तो यूनिवर्सल लैंग्वेज। हाँ ठीक है फिर ठीक ओवर ठीक। करें। ओके सर, ओके, तो ओके। थैंक यू।